वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज जिस शानदार मूवी का हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, इसे एडिट करने में ही हमारे 8 घंटे लग गए। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मूवी रीकैप की तरफ। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग स्नोपियर्सर। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और साइंटिस्ट ने इस समस्या को समझाने के लिए CW7 नाम के कूलिंग एजेंट का प्रयोग करने की सलाह दी, क्योंकि उनका मानना था कि CW7 को पृथ्वी के वायुमंडल में डाल के ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। 2014 में 79 कंट्रीज ने CW7 को वायुमंडल में डालने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने एयरप्लेन्स की मदद से इस कूलिंग एजेंट को पृथ्वी के वायुमंडल में डाल दिया। उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी मानवता के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि ऐसा करने से ग्लोबल टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता गया। इस वजह से पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई। ये इतना बढ़ गया कि पृथ्वी पर जीवन नामुमकिन हो गया। जो लोग पृथ्वी पर बच गए, उन्होंने स्नोपियर्सर नाम की एक ट्रेन में शरण ली, जो बिना रुके लगातार चलती जा रही थी। ये रेलवे ट्रैक्स को जोड़कर बनाई गई थी, जहां पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में काफी समय लगता था। इस ट्रेन में विलफोर्ड नाम का एक इंजीनियर होता है, जिसने इस ट्रेन को बनाया था। अब हमें 18 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां कुछ लोगों को ट्रेन के आखिरी डब्बे में देखा जाता है, जो ऐसे लोग थे जिनके पास खाने पीने और पहनने के लिए अच्छे कपड़ों की कमी थी। दरअसल अमीर लोगों के लिए बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास जैसे कोचेज थे, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज थी। लेकिन जो लोग अपनी जान बचाने के लिए फ्री में ट्रेन में चढ़ गए, उन्हें किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती और ऐसे लोगों को फ्री लोडर्स कहा जाता था। ये लोग बस इसी उम्मीद में जिंदा थे कि कभी ना कभी आइस खत्म हो जाएगा और ये लोग वापस जमीन पर चले जाएंगे। अब आगे हम दो गार्ड्स को देखते हैं, जो ट्रेन के आखिरी हिस्से में हैं, जहां वो फ्री लोडर्स की गिनती कर रहे होते हैं और उन्हें खाने के लिए प्रोटीन बार्स दे रहे होते हैं। गार्ड्स के वहां से जाने के बाद कर्टिस नाम का एक शख्स सबके प्रोटीन बार्स में कुछ ढूंढने लगता है, जिसके बाद टैनिया नाम की एक औरत कर्टिस को बताती है कि वो जिस चीज को ढूंढ रहा है वो उसके बेटे टिमी की प्रोटीन बार में है। कर्टिस को उस बार में एक कैप्सूल मिलता है, जिसमें एक मैसेज था। दरअसल आगे वाले डिब्बों से कोई उन्हें रोज प्रोटीन बार में मैसेज भेजता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि फ्री लोडर्स ने एक दो बार विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब में नाकाम रहे। उनके विरोध करने की वजह ये थी कि उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। कर्टिस गिलियम नाम के एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है, जिनका एक हाथ और एक पैर नहीं था। यहाँ वो गिलियम को वही कैप्सूल देता है जिसमें गैलियम को किसी नैम नामी शख्स के बारे में पता चलता है, जो इस ट्रेन के सभी दरवाजों को खोल सकता है, और उसी ने ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम को भी डिजाइन किया था। लेकिन इस समय उसे उस ट्रेन की जेल में कैद किया हुआ था। अगले सीन में एक औरत कुछ गार्ड्स के साथ वहां आती है और टैनिया के बेटे टिमी और एंड्रियो के बेटे एंजी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, जिसमें एंड्रियो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है। ये सब देखकर वो अपना एक जूता उतार कर उनकी तरफ फेंकता है, जिसके जवाब में गार्ड्स उसको सजा देने के लिए उसके एक बाजू को ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। तब मैसन नाम की एक औरत, जिसका काम ट्रेन में शांति बनाए रखना था, उसने एंड्रियो के फेंके हुए जूते को उठाकर सभी फ्री लोडर्स को धमकाते हुए समझाती है कि जिस तरह जूता हम पैर में पहनते हैं ना के सर पर, वैसे ही तुम्हारी जगह ट्रेन के आखिरी डब्बे में है, ना के आगे वाले डब्बों में। उसका लेक्चर खत्म होता है और फिर हम देखते हैं कि एंड्रियो का हाथ बर्फ की तरह जम चुका है और फिर गार्ड्स उसका हाथ तोड़ देते हैं। आगे कर्टिस और गिलियम को देखते हैं, जहाँ कर्टिस ये दावा करता है कि गार्ड्स की गन्स में गोली नहीं है। दरअसल काफी दिनों से ऐसी र्यूमर्स फैली हुई हैं कि पिछले विरोध के दौरान गार्ड्स की सारी गोलियां खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ एक पेंटर तानिया और एंड्रियो को उनके बेटों की तस्वीर बनाकर देता है। फिर एक दिन जब गार्ड्स प्रोटीन बार्स लेकर आते हैं, कर्टिस उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक गार्ड की बंदूक अपने माथे पर रख लेता है, लेकिन जब ट्रिगर दबाता है तो बंदूक से कोई गोली नहीं चलती। इसलिए सभी फ्री लोडर्स को समझ आ जाता है कि बंदूकों में तो गोलियां ही नहीं है। अब सभी गार्ड्स को मारते हुए ट्रेन के जेल वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। यहाँ कर्टिस को नैम और उसकी बेटी योना मिलती है, जो दोनों ही क्रोनोला नाम के सब्सटेंस का नशा करते हैं। नैम, जो ट्रेन के हर एक दरवाजे को खोल सकता था, कर्टिस से कहता है कि वो हर दरवाजे को खोलने के बदले में 2 क्रोनोला लेगा। कर्टिस उसकी बात मान लेता है। वो कर्टिस के साथ मिलकर ट्रेन के आगे के हिस्से में जाने लगता है। जब वो खिड़कियां खोलकर देखते हैं तो उन्हें बाहर की तरफ बर्फ जमी हुई नजर आती है, जो इतने सालों बाद भी उसी तरह जमी हुई थी। आगे जाने पर वो लोग एक और जगह पहुंचते हैं, जहाँ पाउल नाम का एक आदमी प्रोटीन बार्स बना रहा होता है। यहाँ ये देखते हैं कि प्रोटीन बार्स बनाने के लिए कॉकरोचेस का इस्तेमाल हो रहा था, जिसे देखकर कर्टिस एडगर को कहता है कि बाकी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए। फिर कर्टिस को एक और कैप्सूल मिलता है, जिसमें वो पाउल से पूछता है क्या वही प्रोटीन बार्स में मैसेज डालकर भेजता है। पाउल कहता है कि मुझे ये कैप्सूल आगे वाले डिब्बे से भेजा जाता है। तब कर्टिस को कैप्सूल के जरिए एक और मैसेज मिलता है, जिसमें वाटर लिखा होता है, क्योंकि आगे के डिब्बे में वाटर रिसाइकलिंग का सेक्शन आने वाला था, जिस पर वो कब्जा कर ले तो ट्रेन की वाटर सप्लाई को रोका जा सकता है और इस तरह वो मैसन से अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। वहाँ कर्टिस नोटिस करता है कि योना दरवाजे
दरवाजे को खोलने से पहले ही बता देती है कि दरवाजे के पीछे खतरा है। यानी योना में ये एबिलिटी है कि वो दरवाजों के आर पार देख सकती है। वो बताती है कि दरवाजे के पीछे मैसन के कई गुंडे हैं जिनके हाथ में कुल्हाड़ियां हैं, लेकिन तब तक वो दरवाजा खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्री लोडर्स और उन गुंडों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोनों तरफ के लोग मरने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में वो ट्रेन एक ऐसी जगह से गुजरती है जहाँ से वो नए साल के समय गुजरती है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन को एक और साल हो चुका है। नैम अपनी बेटी योना को बर्फ में एक ऐसी जगह दिखाता है जो पिछली बार के मुकाबले में ज्यादा अच्छी दिख रही थी, जो ये साबित करता है कि पृथ्वी पर बर्फ पिघल रही है। अब हम वापस से मैसन को देखते हैं जो अपने गुंडों को आदेश देती है कि 74% फ्री लोडर्स को मार डालें। उसके गुंडे अपनी आंखों पे नाइट विजन गॉगल्स लगा लेते हैं जिससे वो हर चीज देख सकते हैं। योना कर्टिस को बताती है कि ट्रेन एक अंधेरी टनल के अंदर से जाने वाली है और जब ट्रेन उस टनल में जाती है तो वो गुंडे आसानी से गरीब लोगों को मारने लगते हैं क्योंकि वो नाइट विजन गॉगल्स की मदद से उन्हें देख रहे होते हैं। लेकिन किस्मत से चैन नाम का एक फ्री लोडर एक मिसाल लेकर वहां पहुंचता है, जिसके पीछे और भी लोग मिसाल लेकर वहां आ जाते हैं। मशाल की रोशनी में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है जहां चैन मैसन के एक ऑफिसर को चाकू की नोक पर लड़ाई रोकने का कहता है। मैसन कहती है तुम इस ऑफिसर को मार दो पर मैं गुंडों को नहीं रोकूंगी, जिस पर चैन ऑफिसर को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर कर्टिस के दोस्त एडगर के गले पर चाकू रखकर कर्टिस को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन कर्टिस को ये पता होता है कि उसके पास बस एक ही मौका है मैसन को पकड़ने का, इसलिए वो मैसन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है जबकि वो ऑफिसर एडगर को मार डालता है। पर बाद में योना उस ऑफिसर को मार देती है। कर्टिस मैसन को पकड़ लेता है। मैसन अपनी जान बचाने के लिए अपने गुंडों से रुकने के लिए कहती है। एंड्री और टैनिया मैसन से अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। मैसन बताती है कि उनके बच्चे विलफोर्ड के पास हैं, इसलिए कर्टिस उसे विलफोर्ड को बुलाने के लिए कहता है। अगर वो नहीं आता तो वो वाटर सप्लाई रोक देगा। ये सुनकर मैसन बताती है कि विलफोर्ड नहीं आएगा क्योंकि ट्रेन हर दिन बर्फ को पिघलाकर उसे नीचे भेजती है, जिसे इस सेक्शन में रिसाइकल किया जाता है। अगर तुम वाटर सप्लाई रोक भी दोगे तो भी आगे के हिस्से में पानी आता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम चाहकर भी वाटर सप्लाई नहीं रोक सकते। इसके बाद मैसन अपनी जान के बदले कर्टिस को विलफोर्ड के पास ले जाने का वादा करती है। मैसन के साथ वो लोग फार्म सेक्शन और एक्वेरियम सेक्शन से होते हुए स्कूल सेक्शन पहुंचते हैं, जहां एक टीचर अमीरों के बच्चों को पढ़ा रही होती है। यहां पहुंचकर टैनिया और एंड्रयू अपने बच्चों की तस्वीर दिखाते हैं और सबसे पूछते हैं कि क्या किसी ने उनके बच्चों को देखा है। एक बच्चा बताता है कि उसने कुछ गार्ड्स के साथ इन बच्चों को इंजन वाले हिस्से में जाते हुए देखा था। इस दौरान एक आदमी ट्रॉली लेकर आता है जिसमें कई अंडे होते हैं और वो अंडे ट्रेन के पिछले हिस्से में जाकर गरीबों को बांटने लगता है। गरीब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि सारी मुर्गियां मार दी गई हैं। तब वो आदमी बताता है कि ट्रेन में काफी र्यूमर्स फैले हुए हैं, जैसे कि बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। और फिर वो आदमी अचानक ट्रॉली से गन निकालकर गरीबों को मारने लगता है। इस ट्रॉली में और भी गन्स होती हैं जिसे बाकी के गार्ड्स उठा लेते हैं और गरीबों को जान से मारने लगते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर भी अपनी टोकरी से गन निकालकर गोलियों की बरसात कर देती है, जिसमें बेचारा एंड्रयू मारा जाता है। फिर चैन उस टीचर को चाकू फेंक कर मार देता है और कर्टिस टीचर की गन को अपने पास रख लेता है। टीवी स्क्रीन पर ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है जिसमें कर्टिस देखता है कि गार्ड्स के इंचार्ज ने गिलियम को मार दिया है। ये देखकर वो गुस्से में मैसन को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर कर्टिस और उसके साथी आगे बढ़ते हैं जहां वो देखते हैं कि अमीर लोग पूरे ऐशो आराम में रह रहे हैं। फिर वो एक ऐसे डब्बे में पहुंचते हैं जिसे खोलने में नैम को काफी समय लगता है। इस दौरान गार्ड्स का इंचार्ज और 2 गार्ड्स उन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें कर्टिस, नैम और योना को छोड़कर बाकी सब गरीब मारे जाते हैं। वहीं लड़ाई के दौरान गार्ड्स का इंचार्ज और उसके लोग भी मर चुके होते हैं। तभी तानिया मरने से पहले कर्टिस को अपने बेटे की तस्वीर देखकर उसे बचाने की विनती करती है। अब वो तीनों ट्रेन के इंजन वाले डब्बे के पास पहुंचते हैं, लेकिन नैम इस डब्बे के दरवाजे को खोल नहीं पाता, जिससे कर्टिस गुस्से में दरवाजे पर हाथ पैर मारने लगता है। यहाँ नैम कर्टिस को बताता है कि मैं जो सब्सटेंस नशे के लिए लेता हूँ दरअसल वो कोई नशा नहीं बल्कि एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है जिसे मैं कई सालों से जमा कर रहा हूँ। नैम का ये मानना था कि अगर बर्फ पिघल रही है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा होगा और मैं इस सब्सटेंस को एक्सप्लोड करके दरवाजा खोल दूंगा और ट्रेन से बाहर चला जाऊंगा। इसलिए उसने अपने और अपनी बेटी के लिए एक जैकेट भी ले रखी है। उनकी बातों के दरमियान विलफोर्ड की असिस्टेंट आकर कर्टिस को अपने साथ ले जाती है क्योंकि विलफोर्ड कर्टिस से मिलना चाहता था। विलफोर्ड कर्टिस को बताता है कि ट्रेन में खाने पीने की चीजें बहुत कम हैं, इसलिए ट्रेन में लोगों की आबादी का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वो ये भी रिवील करता है कि इस कैप्सूल के जरिए संदेश भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग विद्रोह करें ताकि इस विद्रोह में दोनों तरफ के लोग अमीर और गरीब मारे जाएं। वो कहता है कि अब तक जितने भी विद्रोह
हुए उनमें उसी का हाथ था। उसके बाद वो उसी अंडों के ट्रॉली वाले शख्स को फोन करके कहता है कि पीछे के डिब्बे में जाकर 74% गरीब लोगों को जान से मार दो, जिस पर वो ऐसा ही करता है। विलफोर्ड कर्टिस को उन लोगों की चीख चिल्लाने की आवाजें सुनाकर बहुत दुखी करता है। विलफोर्ड कर्टिस को बताता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो खाने की कमी पड़ जाएगी, जिससे सब मारे जाएंगे, इसलिए ये जरूरी है। फिर वो कर्टिस को अपनी पोस्ट ऑफर करता है क्योंकि विलफोर्ड की अब उम्र हो चुकी थी। दूसरी तरफ गार्ड्स का इंचार्ज अभी भी जिंदा था, जो नैम पर टूट पड़ता है। नैम योना को कर्टिस के पास माचिस लेने भेजता है ताकि वो क्रोनॉल में आग लगाकर ट्रेन के दरवाजे पर धमाका कर सके। जब वो इंजन वाले डिब्बे में पहुंचती है तो उसे अपनी शक्तियों से ये पता चलता है कि एंडी और टिमी ट्रेन के इंजन वाले हिस्से में काम कर रहे हैं, इसलिए वो कर्टिस की मदद से ट्रेन के फ्लोर को खोलती है, जहां कर्टिस को दोनों बच्चे मिल जाते हैं। तब विलफोर्ड ये बताता है कि इंजन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए हैं, इसलिए उसने बच्चों को मैनुअल काम पे लगा दिया था ताकि ट्रेन चलती रहे। लेकिन अब उसकी ये बात सुनकर कर्टिस गुस्से में आ जाता है और विलफोर्ड को जोरदार पंच मारकर योना को माचिस दे देता है। फिर खुद उस हिस्से में हाथ डालकर टिमी को बाहर निकालता है, जबकि एंडी पहले ही किसी और हिस्से में जा चुका था। टिमी को बचाने के चक्कर में कर्टिस का हाथ पूरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके उसको वहां से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ योना क्रोनॉल में आग लगा देती है, जिसके कारण उसमें जोरदार धमाका हो जाता है। इस धमाके की वजह से एवेलेंच शुरू हो जाता है, जिससे बहुत सारी बर्फ ट्रेन से टकराकर उसे पटरी से हटा देती है। उस ट्रेन के खाई में गिरने के कारण बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में योना और टिमी को ट्रेन से बाहर देखते हैं, जहां उन्हें पोलर बियर नजर आता है, यानी कि पृथ्वी पर वापस एक जिंदगी पनप रही है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।